एक समय हुआ ऐसा, एक ऐसा दौर आया जहां पर फर्जी जमाबंदी का खेल तो खेला गया, यानी जमीन का फर्जी जमाबंदी हुआ। ऐसे लोगों के नाम से आज जमीन का जमाबंदी कायम है, यानी जिनका जमीन है ही नहीं, उनके पास जमीन का कोई भी कागजात, कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी जमीन का जमाबंदी कायम है। आज आप ये देख रहे हैं ना, उनके पास आज जो है ऑनलाइन जमाबंदी है, लेकिन उनके पास जमीन का कागजात नहीं है, जमीन का डॉक्यूमेंट नहीं है। और जिसके पास जमीन का कागजात नहीं है, जिसके पास जमीन का डॉक्यूमेंट नहीं है, उसके नाम से जमीन का जमाबंदी कैसे हुआ? ये खेल तो हुआ। अब ये खेल में जिसकी भी मिली भगत हो, कहीं ना कहीं अगर, यानी ये जो खेल है ना, इसमें जो कर्मचारी हैं और जो अधिकारी हैं, उनका जब तक मिली भगत नहीं हुआ होगा, ये खेल नहीं हुआ होगा। लेकिन ऐसे लोग आज मिल रहे हैं कि जिनके नाम से जमीन का जो जमाबंदी कायम है, जिनके नाम से जो म्यूटेशन कायम है, वो एक तरह से फर्जी है, इसलिए कि उनके पास जमीन का कागजात नहीं है। और ऐसे भी समस्या देखने को मिलेगा कि परिवार में बंटवारा नहीं हुआ, कभी जमीन का यहाँ पर जो है बंटवारा हुआ नहीं, लेकिन बिना बंटवारा का भी जमीन का क्या हुआ, हिस्सेदार ने अपने नाम से जमीन का जमाबंदी कायम करा लिया। ये आखिरकार ऐसे सिचुएशन, ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे? अगर आपके जमीन का कोई फर्जी जमाबंदी करा लिया है, आपके जमीन का अगर कोई फर्जी म्यूटेशन करा लिया है, आपको क्या करना चाहिए, कहाँ जाएंगे, क्या प्रोसेस है, यानी ये समझना आज आपके लिए बेहद जरूरी है। देखें, जब भी जमीन का फर्जी जमाबंदी की बात हो ना, एक तो सबसे पहले फर्जी जमाबंदी जो है जांच जरूर कर लें। जमीन खतियान रजिस्टर 2, जमाबंदी पंजी, रसीद, म्यूटेशन आदि का जो एक तरह से प्रति है ना, वो आप प्राप्त कर लें। देखें कि किस आदेश के आधार पर नाम चढ़ाया गया, बस ये तो बेहद जरूरी है। ये लाइन जो है ना, ये समझना पड़ेगा कि आखिर कौन सा आदेश ऐसा आ गया जो कि आज जो है यहाँ पर एक नाम चढ़ाया गया, और वो जो नाम है वो नाम विनय का चढ़ाया गया। तो आखिर विनय का ये जमीन हुआ कैसे? विनय का जो नाम है, ये नाम कैसे चढ़ा? ये सारा कुछ जो है ये तो देखना पड़ेगा, कौन सा आधार, ये जानकारी लेनी पड़ेगी आपको। अंचल अधिकारी सीओ के पास आवेदन देंगे कि फर्जी म्यूटेशन रद्द करने के लिए लिखित आप एक शिकायत देंगे। सभी मूल दस्तावेज का जो है एक तरह से आप प्रतियां देंगे। लेकिन देखें, फर्जी जमाबंदी अब बरसों से कायम है, बहुत साल हो गया, तो अंचल अधिकारी यानी सीओ को जो है पावर नहीं है कि आखिर वो फर्जी जमाबंदी को क्या कर सके, रद्द कर सके। पावर रहेगा तभी तो वो रद्द करेंगे, लेकिन वो आपको साक्ष्य दे सकते हैं, प्रूफ दे सकते हैं। वर्तमान में जो अंचल अधिकारी कायम है, वो आपको स्पष्ट तरीके से बता सकते हैं कि इसका आधार क्या रहा है। आज जो ये जमाबंदी कायम हुआ ना, किस आधार पर जमीन का जमाबंदी कायम हुआ। तो आज ऐसे फर्जी जमाबंदी को आप कैसे रद्द कराएंगे, कौन सा प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा आपको, कहाँ कहाँ जाना होगा, कैसे होता था फर्जी जमाबंदी, ये सब कुछ समझना आज आपके लिए बेहद जरूरी है। देख सकते हैं, ये बहुत सारा जमीन का टुकड़ा है। इसमें कुछ ऐसी जमीन है जो कि सरकारी जमीन है, और कुछ ऐसी जमीन है जो किसी का निजी जमीन है। यानी निजी जमीन जो देख रहे हैं, ये सारा जो आप देखते हैं, यानी 117 हो गया, उसके बाद 185, 185 हो गया, ये सब का किसी का निजी जमीन है। अब यहाँ पर जैसे 191 है, ये भी निजी जमीन है। उसके बाद ये सारा जो आप देख रहे हैं, यानी 206 है, 42 है, 29 है, 42 है, और उसके बाद 46 है। ये सभी जो जमीन आप देख रहे हैं ना, ये किसी का क्या है, निजी जमीन है। अब लेकिन ये जो है ना, ये सरकारी जमीन है। तो सरकारी जमीन का अगर कोई जमीन का जमाबंदी अपने नाम पर ले लिया, यानी जमीन क्या है, सरकारी है। तो आज जो सरकार के द्वारा एक्शन लिया जा रहा है, सरकार के द्वारा कार्रवाई की जा रही है, इसीलिए, और उन अधिकारियों को, उन कर्मचारियों को ढूंढा जा रहा है जो सरकारी जमीन जो है वो किसी के नाम जो है जमाबंदी कायम कर दिया गया। आखिर सरकारी जमीन का जमाबंदी किसी व्यक्ति के नाम पर कैसे चला गया, कौन सा आधार था, आखिर ये जानना समझना जो है वो बेहद जरूरी है। देखें, किसी का भी एक तरह से जो है जमीन है, किसी का भी जमीन है, उसकी जमाबंदी जो है उसके नाम, या तो उसके बेटे के नाम, या उसके जो उत्तराधिकारी हैं, वंशज हैं, उनके नाम होना चाहिए। लेकिन आज जो है यहाँ पर जो जमीन है, यहाँ पर देखें विनय के नाम जो जमाबंदी दर्ज है ना,
यानी इसमें से यानी ये जो आप प्लॉट देख रहे हैं, यानी ये प्लॉट है 206, ये विनय का नहीं है, ये प्लॉट विनय का है ही नहीं, लेकिन फिर भी ये विनय के नाम पर दर्ज हो गया। आखिरकार ये कैसे हो गया? आखिर कौन ऐसा कर दिया? विनय के दखल में ये प्लॉट जरूर है, यानी दखल में मौजूद है। विनय के पास कोई कागजात नहीं है, विनय परिवार का कोई हिस्सेदार भी नहीं है, लेकिन फिर भी जमीन का जमाबंदी कायम है। ये जमाबंदी का कायम करने का आधार जानना बेहद जरूरी है। आज ऐसे जमाबंदी को, इस तरह के फर्जी जमाबंदी को, इस तरह के फर्जी म्यूटेशन को आप कैसे रद्द करवाएंगे? कौन सा प्रक्रिया करना बेहद जरूरी है? तो देखें, सबसे बड़ा यहाँ पर ये क्या है कि कोई अगर आप जमीन है और वो जमीन का जमाबंदी जो है हाल में हो गया, जैसे ये जमीन है और आप देख रहे हैं कि कुछ दिन पहले तो ये हमारे दादा के नाम से था। पहले की अगर बात करें तो पहले ये यानी जमीन दादा के नाम, तो दादा के नाम पर क्या था पता है? दादा के नाम पर जमीन का जमाबंदी था। उसके बाद कुछ दिन बाद में आप क्या देखते हैं बाद में कि ये जो है एक तरह से किसी अन्य, जो विनय नाम का एक व्यक्ति है, जो कि आपके परिवार से उसका कोई लेना देना नहीं है, विनय के नाम पर वो जमाबंदी चला गया। आखिर विनय के नाम बाद में ये जमाबंदी कैसे गया? तो ये तभी संभव है जब दादा के का जो जमीन है उसकी खरीद बिक्री की गई हो। दादा के नाम से जो जमीन था वो उनके बेटा ने बेच दिया, दादा ने बेच दिया, तो ऐसे सिचुएशन में विनय के नाम तो जमीन का जमाबंदी कायम होगा ही। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, परिवार ऐसा कुछ नहीं किया, तो आखिरकार ये जो है विनय के नाम जमाबंदी कैसे गया? तो ये आधार ढूंढना है, और आधार ढूंढने के बाद DCLR के समक्ष जो है अपील करना है। यानी एक राजस्व कोर्ट है जो कि कुछ राज्य में अगर अनुमंडल स्तर पे आपको ये देखने को मिलता है। तो आप जैसे अनुमंडल में जाएंगे वहां पर रेवेन्यू कोर्ट है, DCLR कोर्ट है, आप जाकर वहां पर जो है क्या करेंगे, यानी CO कार्रवाई नहीं करता है, CO या गलत आदेश देता है, या CO के द्वारा दिया गया आदेश आपके मन मुताबिक नहीं है, आप उससे संतुष्ट नहीं हैं, आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ गलत हुआ है, आपके साथ धोखा हुआ है, लेकिन जो अंचल अधिकारी हैं, राजस्व अधिकारी हैं, वो आपके पक्ष में आदेश वो नहीं दिए, वो चीज़ों को समझ नहीं पाए, और जिसके चलते उनका आदेश जो है वो एक तरह से आपके अगेंस्ट चला गया। तो ऐसे सिचुएशन, ऐसे कंडीशन में तो आप DCLR के यहाँ अपील दाखिल जो है कर सकते हैं। DCLR कोर्ट में आप जाकर अपील कर सकते हैं। ADM जो है कलेक्टर के समक्ष जो है यहाँ पर पुनरीक्षण, अगर ये आपको लगता है कि आपके समस्या का हल नहीं हुआ, राजस्व अपील असफल अगर हो गया, होने पर जो है उच्च राजस्व अधिकारी के समक्ष जो है पुनरीक्षण याचिका दायर की जा सकती है। तो ये प्रक्रिया, यानी आप ADM कोर्ट भी जो है जा सकते हैं अगर आपका समस्या का हल DCLR कोर्ट में नहीं होता है। मान लेते हैं DCLR के फैसले से आप संतुष्ट नहीं हैं, DCLR के फैसले से आपको लगता है कि इनके द्वारा जो फैसला दिया गया ये फैसला सही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, आपके साथ भेदभाव किया गया, आपके साथ धोखा किया गया, तो ऐसे सिचुएशन में अब आगे जो है आपका एक तरह से विकल्प है कि DCLR के फैसले से अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप ADM कोर्ट कलेक्टर के समक्ष जो है यहाँ पर पुनरीक्षण वाद जो है वो दायर कर सकते हैं। और ये भी राजस्व कोर्ट ही है, यानी आप जो है जाकर कहेंगे कि गलत तरीके से जमीन का जमाबंदी कायम करा लिया है, आप याचिका दायर करेंगे, यानी DCLR के पास भी कुछ नहीं हुआ और राजस्व अधिकारी के द्वारा इस तरह का जो है रिपोर्ट दिया गया है, जबकि विनय के पास कोई भी ऐसा साक्ष्य नहीं है जिससे ये साबित हो सके कि विनय टाइटल होल्डर वर्तमान में है। विनय के पास नहीं तो जमीन का केवाला है, और विनय के पास नहीं तो जमीन का खतियान है, विनय के पास नहीं तो जमीन का कोई कोर्ट का आदेश है, कोई गिफ्ट डीड है, कुछ भी नहीं है। तो आखिरकार ये विनय के नाम से जमाबंदी कैसे कायम हुआ, इसको लेकर आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्शन लगाएंगे, इसको लेकर आप आपत्ति जो है वो दायर करेंगे। उसके बाद जो एक विकल्प आता है यानी सिविल कोर्ट में टाइटल सूट का। तो यहाँ पर देखें, जब टाइटल सूट की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है विनय ने एक फर्जीवाड़ा कर लिया है, यानी जमीन का फर्जी जो है फर्जी केवाला तैयार कर लिया। तो अब बात आ जाता है टाइटल का, इसलिए देखें फर्जी केवाला से हुआ है फर्जी जमाबंदी, अगर फर्जी केवाला है तो हुआ फर्जी जमाबंदी, तो फर्जी केवाला को रद्द कौन करेगा, यानी सिविल कोर्ट। फर्जी जमाबंदी को रद्द कौन करेगा, ADM कोर्ट। अगर मान लेते हैं
फर्जी केवाला कर लिया तो पहले तो अब टाइटल का दावा करेंगे, उसका केवाला को ही रद्द करवा देंगे, उसका केवाला को खत्म करवाएंगे। कहाँ से ये फर्जी केवाला लेकर आ गया है? तो यदि यहाँ पर टाइटल का विवाद है तो सिविल कोर्ट में टाइटल सूट आप दाखिल करें और कोर्ट में वास्तविक मालिकाना हक का जो है अब वो फैसला करेगा कि जमीन का असली मालिक कौन है, प्रॉपर्टी का असली मालिक कौन है। तो यहाँ पर क्या होता है कि सिविल कोर्ट में आप जो है टाइटल सूट का केस फाइल कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर वो जमीन का म्यूटेशन कराता है, मालिकाना हक का जो है यानी प्रमाण नहीं होता है, केवल राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज करने की प्रक्रिया है। असली स्वामित्व का निर्धारण जो है रजिस्ट्री, खतियान, कब्जा और सिविल कोर्ट के निर्णय से होता है। तो यानी कोई भी व्यक्ति का यहाँ पर जमीन का अगर ये बात करें म्यूटेशन का, ठीक है, तो म्यूटेशन जो है वो मालिकाना हक का प्रमाण नहीं होता है। तो जरूरी दस्तावेज पता है क्या है? सेल डीड हो गया। जरूरी दस्तावेज क्या हो जाएगा? खतियान हो गया। जरूरी दस्तावेज क्या हो जाएगा? जमाबंदी पंजी हो जाएगा। जरूरी दस्तावेज रजिस्टर 2 हो गया। लगान रसीद हो गया। वंशावली हो गया, यदि पैतृक संपत्ति है तो वंशावली का जरूरत होगा। पुराने राजस्व रिकॉर्ड हो गए। तो ये सब जरूरी दस्तावेज हैं, इसी के आधार पर तो जमीन का म्यूटेशन होता है। यानी अगर आप जमीन खरीदेंगे आज मान लेते हैं आपने जमीन का क्या किया? केवाला कराया। तो आप अगर केवाला आज कराए हैं तो आपको म्यूटेशन कराना भी बेहद क्या है? जरूरी है। इसलिए कि आपने क्या किया? आप टाइटल ट्रांसफर करा लिए। पहले कौन था? पहले कोई और मालिक था और आज केवाला करा के आप मालिक बन गए। तो अब आपको म्यूटेशन कराकर राजस्व रिकॉर्ड में क्या करना होगा? नाम दर्ज कराना होगा। उससे फायदा क्या होगा? सरकार को आप राजस्व देंगे और सरकार को राजस्व वही देता है जो क्या होता है? टाइटल होल्डर होता है। तो सरकार को लगता है कि जो राजस्व दे रहा है वो जमीन का असली मालिक है। तो इसलिए राजस्व रिकॉर्ड में भी नाम दर्ज कराना बेहद क्या होता है? जरूरी होता है। तो और राजस्व रिकॉर्ड में उसी का नाम दर्ज होता है जिसका जमीन क्या हो? खतियानी हो। अब खतियान से अगर कोई बंटवारा करके 5 लोग बंटवारा कर दिया, 5 लोग जो है ना वो क्या किया? जमीन का बंटवारा कर लिया। तो 5 लोग जमीन का बंटवारा किया तो पांचों का क्या होगा? जमीन का जमाबंदी क्या हो जाएगा? अलग अलग हो जाएगा। तो 5 जो है अलग अलग आदमी के नाम से क्या होगा? म्यूटेशन कायम होगा। इसलिए कि खतियानी जमीन है तो जितने भी उत्तराधिकारी होंगे, जितना लोग आपस में बंटवारा किए होंगे, सबके नाम से जमीन का जमाबंदी जो है वो कायम होता है। अब ये हो गया कि जमीन का अगर कोई केवाला करा लिया है, जमीन को खरीद लिया है, सेल डीड है उसके नाम से, तो भी उसका क्या होगा? म्यूटेशन जो है वो कायम होगा। यानी जमीन का म्यूटेशन उसके नाम से होगा। तो जमाबंदी पंजी जो है उसको ये जो है मिलेगा। रजिस्टर 2 में उसका नाम दर्ज होगा। लगान रसीद जो है उसके नाम से कटने लगेगा। ये सब जो है ना साक्ष्य हैं, जरूरी दस्तावेज होते हैं। तो म्यूटेशन जो है ना मालिकाना हक का प्रमाण नहीं होता है। ये कई बार सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में ऐसा कहा गया है कि देखिए म्यूटेशन अगर आप करा लेते हैं ना तो म्यूटेशन से आपको मालिकाना हक नहीं मिलता है। म्यूटेशन मालिकाना हक का प्रमाण नहीं होता। ये केवल राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज करने की प्रक्रिया है। असली स्वामित्व का निर्धारण रजिस्ट्री, खतियान, कब्जा और सिविल कोर्ट के निर्णय से ही होता है। यानी जमीन का असली मालिक वही कहलाता है जिसके पास जमीन का केवाला हो। असली मालिक वही कहलाता है जिसके पास जमीन का खतियान हो। असली मालिक वही कहलाता है जिसके पास जमीन का कब्जा हो, पोजीशन हो। और असली मालिक यानी सिविल कोर्ट के यानी निर्णय से तय होता है, ना कि जमीन का जमाबंदी कराने से। अब देखें, यदि फर्जी जमाबंदी या फर्जी म्यूटेशन के मामले में राजस्व अधिकारी के आदेश से आप संतुष्ट नहीं है ना, तो कई राज्यों में एडीएम जो है ना, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कोर्ट के समक्ष अपील या पुनरीक्षण दायर किया जा सकता है। और राज्य के राजस्व कानूनों पर यह निर्भर करता है। यानी अब राज्य सरकार में जो भी राज्य है ना, राज्य सरकार के द्वारा एक कानून लाया जाता है, यानी और वो उनका है राजस्व कानून। अपना राजस्व कानून, अब हर राज्य में राजस्व जो है जितना वसूलना चाहिए अलग अलग उसका जो है कॉस्ट तय होता है। तो ये राजस्व कानून जो है यानी उसमें एडीएम कोर्ट है। कई राज्यों में एडीएम कोर्ट में क्या मांग कर सकते हैं? देखिए, एडीएम कोर्ट जो जाते हैं ना लोग, वो फर्जी जमाबंदी रद्द करने की मांग करते हैं। गलत म्यूटेशन आदेश को निरस्त करने की मांग करते हैं एडीएम कोर्ट में। राजस्व रिकॉर्ड में सही नाम दर्ज कराने की मांग करते हैं। अगर रिकॉर्ड सुधार नहीं हो रहा है तो करेक्शन जो है करने की आप मांग करते हैं। एडीएम कोर्ट राजस्व रिकॉर्ड में सुधार कर सकता है, लेकिन भूमि के वास्तविक मालिकाना हक टाइटल का अंतिम निर्णय सिविल कोर्ट ही जो है वो करेगा।
तो ये होता है यहाँ पर एडीएम कोर्ट। एडीएम कोर्ट में आवश्यक दस्तावेज जो है अपील का पुनरीक्षण याचिका, म्यूटेशन आदेश की प्रति, जमाबंदी खतियान की प्रति, राजस्व रजिस्ट्री, सेलडीड या अन्य जो है एक तरह से स्वामित्व दस्तावेज, लगान रसीद, अन्य साक्ष्य और दस्तावेज। यदि विवाद जो है यानी केवल नाम चढ़ने म्यूटेशन का है तो एडीएम राजस्व रिकॉर्ड में सुधार जो है सकता है, लेकिन यदि विवाद वास्तविक मालिकाना हक जो है टाइटल का है तो अंतिम निर्णय सिविल कोर्ट ही करेगा। तो यानी देखें ये हो गया कि जब भी म्यूटेशन से संबंधित कोई बात हो ना, जब भी आपका कोई लगे कि जमीन का फर्जी जमाबंदी कायम करा लिया और उसके पास कोई कागजात नहीं है, तो फर्जी जमाबंदी आपको लग रहा है लेकिन आपको पता है उसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं, कोई साक्ष्य नहीं है, आप रिपोर्ट भी मंगवाए जहां पर जो एक तरह से आखिर कैसे जमाबंदी किया गया, तो आपको वहां अंचल से प्राप्त चला कि नहीं इसका जमाबंदी जो है वो गलत तरीके से किया गया। ये सारा सिचुएशन, सारा कंडीशन जो है आपको पता चल गया कि नहीं वहां पर जो इसका जमाबंदी कायम हुआ है इसका कोई साक्ष्य, कोई प्रूफ नहीं मौजूद है। जब कोई साक्ष्य, कोई प्रूफ नहीं मौजूद है तो इसका मतलब जमाबंदी क्या है, फर्जी है। ऐसा जमाबंदी को कहाँ रद्द कराएंगे, यानी एडीएम कोर्ट में। यहाँ पर एडीएम जो है कोर्ट में आप जाकर रद्द कराएंगे, और नहीं तो जो कलेक्टर कोर्ट है वहां पर जाकर आप इसको रद्द कराएंगे ये फर्जी जमाबंदी को। तो यानी एडीएम कोर्ट में आवश्यक जो दस्तावेज है ये अगर एक तरह से जो पुनरीक्षण याचिका हो गया, म्यूटेशन का आदेश कभी हुआ था किसी का, जमाबंदी खतियान कौन जमाबंदी है जो कि फर्जी है, ये सब वहां पर लेकर जाना पड़ेगा। रजिस्ट्री सेलडीड जो आपके पास है वो आप देंगे, लगान रसीद अगर वो कटा रहा है तो ये हो गया कि आखिर उसका कैसे हो गया म्यूटेशन। ये अगर इसका इंफॉर्मेशन जो है, जानकारी आप अपने आवेदन में जो है अपने केस में दर्ज करेंगे, फिर उस व्यक्ति को क्या होगा, नोटिस करेगा एडीएम कोर्ट से, उस व्यक्ति को नोटिस जाएगा, उस व्यक्ति को भी लिखित तौर पर जो है जवाब देना पड़ेगा कि आखिर उसका जमाबंदी कैसे कायम हुआ। जब अगर उसका जमाबंदी फर्जी है तो उसका जमाबंदी क्या हो जाएगा, रद्द हो जाएगा, उसका जमाबंदी हो जाएगा एडीएम कोर्ट से कैंसल, मजिस्ट्रेट के द्वारा उसका जमाबंदी हो जाएगा कैंसल। लेकिन अगर वो क्या किया, वहां पर एक जमीन का केवाला लेकर चल गया, अगर वहां पर जमीन का एक कोई खतियान लेकर चल गया, अब ऐसा सिचुएशन अगर आ गया तो फिर उसका जमाबंदी जो है यानी एक तरह से कायम रह जाएगा, अगर ये पुष्टि हो गया कि नहीं उसके पास डॉक्यूमेंट है, कागजात है। अब आप कहने कि सारा कुछ फर्जी है, खतियान भी फर्जी है, केवाला भी फर्जी है, तब ये तय करेगा कौन, सिविल कोर्ट। जब बात आ गया खतियान के ऊपर, अब फर्जीवाड़ा पहले जमाबंदी का कर रहे थे, अब फर्जीवाड़ा किसका कर रहे हैं, खतियान का, अब फर्जीवाड़ा किसका कर रहे हैं, केवाला का, ये कौन तय करेगा। तो ये अंतिम निर्णय अब सिविल कोर्ट ही तय करेगा, इसलिए कि वास्तविक मालिक कौन है। अब किसका खतियान सही है, किसका केवाला सही है, आपका फर्जी है, उसका फर्जी है, ये तय कौन करेगा, सिविल कोर्ट। तो ये अब वास्तविक मालिकाना हक जो है यानी ये सिविल कोर्ट ही क्या करता है, तय करता है कि आखिर जमीन का असली मालिक कौन है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।